हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स में। तो बच्चों, यूनिट 8 के अंदर ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज जो टॉपिक वो है कंजर्वेटरी एंड ग्रीन हाउसेस। बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी के अंदर यूनिट 8 का लेक्चर 2 है जो आज सभी के सामने जा रहा है। तो आइए बच्चों, आज इस टॉपिक को समझते हैं कि क्या कंजर्वेटरीज होते हैं और ग्रीन हाउसेस क्या होते हैं। ग्रीन हाउसेस किस टाइप के होते हैं, किस किस पर्पस के लिए, किस किस उद्देश्य के लिए इनको बनाया जाता है, क्या इनका काम होता है, ये सारी चीजें एक एक करके हम देखेंगे। वहां आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं बच्चों कि इससे पहले डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स की तरफ से जितनी भी यूनिट्स हैं थर्ड सेमेस्टर के अंदर, उन सबके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस जो है वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी गए हुए हैं। कुछ कुछ टॉपिक्स के गए हैं, सारे नहीं, लेकिन जो भी टॉपिक्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो उनको आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के सेक्शन में देख सकते हैं। इसमें देखिए आपको होम, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव और फिर एक ऑप्शन मिलेगा प्लेलिस्ट का। इसमें जैसे आप क्लिक करते हैं आपको ढेर सारे अलग अलग लेक्चर्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट पूरी मिल जाती है, जिसमें जो भी लेक्चर अभी तक हमारे यूट्यूब पर गया है उसके वीडियोज आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसमें देखिए ये हमारा थर्ड सेमेस्टर है और थर्ड सेमेस्टर के अंदर ये आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सारे लेक्चर्स जो अभी तक गए हैं अलग अलग यूनिट के, वो आपको इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, चलिए। तो आई होप इससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी लेक्चर्स हमारे चैनल पर गए हैं, उसको आप बड़े आसानी से देख सकते हैं और कोई अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउसेस। ग्रीन हाउसेस के कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है ग्लास ग्रीन हाउस। ग्लास ग्रीन हाउस क्या होता है? ये ग्रीन हाउस जो है, इनका जो ग्लास वॉल है एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, यानी आर पार दिखता है इनके, और इनके रूफ वगैरह पूरे ग्लास के बने होते हैं, यानी छत वगैरह जो होते हैं। और इससे इस ग्लास वाले को यूज करने से ग्रीन हाउस को क्या फायदा होता है कि इस तरह के ग्रीन हाउस में आसानी से लाइट एंट्री ले पाती है, लाइट अंदर पहुंच पाती है। ठीक है, और परमानेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब इनको ऐसा नहीं है कि कभी रखा गया, कभी बनाया गया, कभी बिगाड़ा गया। परमानेंट बॉडीज होती है ये, और इसमें एक सॉलिड फाउंडेशन यानी एक स्थायी नींव की बड़ी जरूरत होती है। तो ये पहले टाइप का हमारा ग्रीन हाउस है, ग्लास ग्रीन हाउस। नेक्स्ट है प्लास्टिक फिल्म का ग्रीन हाउस। ये एक ऐसा ग्रीन हाउस होता है जहाँ पे पॉलीथीन या अदर टाइप का प्लास्टिक फिल्म जो है उसका इस्तेमाल होता है पूरे मटेरियल को कवर करने के लिए। ज्यादातर ये आसानी से मिल जाते हैं, चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, और आसानी से इनको बनाया जा सकता है ग्लास ग्रीन हाउस की तुलना में। प्लास्टिक फिल्म ग्रीन हाउस जो है कॉमनली कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि ऐसे एग्रीकल्चर सिस्टम में जहाँ पे सब्जी हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट हो गया, इनको कमर्शियल पर्पस के लिए यानी लेन देन के लिए जब इस्तेमाल किया जाता है, कहीं ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है पॉलीकार्बोनेट ग्रीन हाउस। पॉलीकार्बोनेट ग्रीन हाउसेस जो होते हैं, ये पॉलीकार्बोनेट पैनल्स होते हैं जिनकी मदद से ये इनकी कवरिंग बनती है, और ये ग्लास और प्लास्टिक फिल्म के बीच एक बैलेंस बनाते हैं, और इससे भी आसानी से बहुत अच्छे अमाउंट की लाइट, सनलाइट आसानी से एंटर कर पाती है। और सनलाइट एंट्री की वजह से यहाँ पर ये वर्सेटाइल होते हैं, यानी हर टाइप के क्रॉप्स इसमें आप इस फील्ड के अंदर लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा आप सभी का कि ग्रीन हाउस है क्या। तो बच्चों, जो ग्रीन हाउस होता है ना, ये एक ऐसा क्लोज पैक रूम होता है, या तो ग्लास का बना हो सकता है, आप देख ही रहे हो, पॉलीथीन का भी हो सकता है, किसी भी सिस्टम का बना होता है। ग्रीन शीट्स ज्यादातर इसमें इस्तेमाल होती है जनरल बेसिस पे, और इसके अंदर प्लांट्स को रखा जाता है। अब आप बोलोगे प्लांट्स को इसके अंदर क्यों रखना है? तो होता क्या है बच्चों कि जब हम फील्ड, ओपन फील्ड में, खुले मैदान में जब हम प्लांट्स लगाते हैं, क्रॉप्स लगाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हार्मफुल सन की जो रेज आती है उसकी वजह से वो प्लांट हमारा खराब हो जाता है, वो क्रॉप, वो खेती खराब हो जाती है। इन सबसे बचाने के लिए क्रॉप को या किसी भी प्लांट को एक शील्ड में, एक ग्रीन कलर के पर्दे में या शील्ड में उसको अंदर रखा जाता है। यानी कि अगर ग्रीन शील्ड नहीं भी है तो ऐसे सिस्टम में रखा जाता है जिससे उतनी अमाउंट की लाइट आए जो प्लांट के फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, बाकी और लाइट ना आए जिससे प्लांट खराब हो सकते हैं। तो इसीलिए ग्रीन हाउसेस बनाए गए। तो पॉलीकार्बोनेट ये होते हैं। नेक्स्ट है शेड हाउसेस। शेड यानी छाया होती है। तो ये जो ग्रीन हाउसेस है ये प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स को फ्रॉम एक्सेसिव सनलाइट। मैंने कहा ना भाई, हर तरह का जो ग्रीन हाउस है इसका मेन काम यही है कि जो एक्सेस में सनलाइट आ रही है ना उसको रोकना। तो इनके शेडिंग मटेरियल होते हैं, छाव देने वाले मटेरियल, टिपिकली जो फैब्रिक या नेटिंग के बने होते हैं, जिससे लाइट की इंटेंसिटी जो है उसको कम की जा सकती है और प्लांट के स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है इंसेक्ट प्रूफ स्क्रीन हाउसेस। ये जो स्ट्रक्चर्स है इनका
ऊपर एक जालीनुमा स्क्रीन होता है इन हाउसेस में, और ये क्रॉप्स को बचाने के लिए, इंसेक्ट वगैरह से, पेस्ट वगैरह से बचाने के लिए इस टाइप का ग्रीन हाउस बनाया जाता है जो जालीनुमा होता है ऊपर से, और इसमें इंसेक्ट वगैरह अंदर नहीं आ पाते, यानी वो क्रॉप्स इंसेक्ट से बच जाते हैं। इसमें सनलाइट आएगी, हवा पानी भी आएगा, लेकिन इंसेक्ट्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो इससे ये आइडियल होता है अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह किसी को करनी है, यानी जिसमें पेस्टिसाइड या केमिकल इस्तेमाल नहीं करना है, उस तरह की फार्मिंग के लिए इस टाइप का ग्रीन हाउस सबसे बेस्ट माना जाता है। प्रॉपर वेंटिलेशन और कंट्रोल जो है जरूरी है समय समय पे, ताकि इंसेक्ट वगैरह अंदर पनप ना पाए, बन ना पाए। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा कुछ ऐसे भी हमारे पास ग्रीन हाउसेस हैं जो कि शेप, स्ट्रक्चर वगैरह पे भी बेस्ड है। अभी हमने कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे देखे जो कि यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउसेस में कुछ ग्लास का मिला, कुछ प्लास्टिक फिल्म का मिला, उसके बाद कुछ पॉलीकार्बोनेट का बना, कुछ शेड हाउसेस मिले, और कुछ इंसेक्ट प्रूफ आपको ग्रीन हाउसेस मिले। अब हम बात कर रहे हैं ऐसे ग्रीन हाउसेस की जो शेप और स्ट्रक्चर पे बने हुए हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल ग्रीन हाउस, जो सबसे पहले टाइप का ग्रीन हाउस जिस तरीके से बनाया जाता था वो इस कैटेगरी में आता है। इसमें देखेंगे कि ये रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप के ये होते हैं, जहां पे पिच्ड रूफ होती है, और पिच्ड रूफ यानी ऊंचाई वाली रूफ आपको छत देखने को इसमें मिलेगी, और इफिशिएंट वाटर, सफिशिएंट अमाउंट का पानी जो कि आसानी से प्लांट्स तक पहुंच पाए, और प्रॉपर हवा पानी अंदर बाहर हो, यानी वेंटिलेशन हो, ये चीज हो। ये फ्रेम जो है मटेरियल्स के यहाँ बने हो सकते हैं, जैसे कि स्टील के बने हो सकते हैं, एल्यूमिनियम के फ्रेम हो सकते हैं, लकड़ी के हो सकते हैं, और ज्यादातर ये ग्लास या प्लास्टिक की कवरिंग इसमें होती है। ग्लास जो है, इससे क्या होता है, अच्छी लाइट ग्रीन हाउस के अंदर आ पाती है, और प्लास्टिक जो है ये कॉस्ट इफेक्टिव ज्यादा होता है। तो दोनों के अपने अपने एडवांटेज हैं। ग्लास वाला यूज करेंगे तो इसका जो प्राइस है वो ज्यादा पड़ेगा, यानी कि लागत आपको इसमें ज्यादा लगेगी ऐसी ग्रीन हाउस बनाने में। लेकिन प्लास्टिक वाले में एडवांटेज क्या है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, कम पैसे में लग जाएगा, बन जाएगा ये ग्रीन हाउस, ठीक है। लेकिन ग्लास का एक और एडवांटेज ये है कि भले इसमें पैसा रहेगा, लेकिन लाइट जितनी अमाउंट की आनी चाहिए, प्लांट पर पड़नी चाहिए ग्रीन हाउस के अंदर, वो पड़ेगी, वो मिलेगी, ठीक है। फिर है हुप हाउस या हाई टनल्स। ये सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव, ये भी कम पैसे में बनने वाले हैं, और ये यहाँ पर यूज किए जाते हैं सीजन एक्सटेंशन और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, यानी प्रॉपर प्लांट को बचा करके ग्रो कराना अगर है तो इस तरह के सिस्टम्स का यूज करते हैं। इसमें सेमी सर्कुलर या हुप शेप का फ्रेम पाया जाता है, जो कि मेटल या पीवीसी पाइप से बना होता है, और इसके ऊपर प्लास्टिक की एक कवरिंग होती है। हुप हाउसेस जो है ये प्लांट्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। किसी से प्रोटेक्शन देते हैं, इंसेक्ट वगैरह से, बहुत सारे वेदर एलिमेंट्स जैसे कि बहुत तेज बारिश, हवा पानी, ये सबसे भी प्रोटेक्ट करते हैं, और कुछ डिजीजेस से भी प्रोटेक्ट करते हैं। साथ ही साथ जो भी नेचुरल सन की लाइट आनी चाहिए, सूर्य की रोशनी आनी चाहिए, वो इधर आसानी से मिलती है। या तो ये सूटेबल होते हैं क्रॉप्स के लिए जो कि स्लाइटली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं, जैसे कि कूल सीजन वेजिटेबल्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स। नेक्स्ट है गोथिक आर्च ग्रीन हाउसेस। इसमें एक पॉइंटेड या गोथिक आर्च शेप होता है, और हाई आपको सेंटर में पीक इसमें देखने को मिलेगा। ये जो ग्रीन हाउसेस हैं इनमें स्नो या रेन शेडिंग के लिए ये ज्यादातर यूज करते हैं, जैसे कि जहां बारिश वगैरह हो रही है या बर्फ पड़ रही है उस जगह पे ऐसा यूज किया जाता है। और हाइट इनकी अच्छी होती है, इसमें भी हवा पानी अच्छे से जाती है, और ऐसे जगह पे बनते ज्यादा है जहां पर मौसम बहुत तेजी से बदलता है, जैसे कभी बारिश हो गई, कभी बर्फ गिर गई, कभी बहुत तेज धूप हुई। तो जब ऐसा वेदर, इस टाइप का वेदर जहाँ ज्यादा बदलता रहता है, वहां पे गोथिक आर्च ग्रीन हाउसेस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है क्योंसिट ग्रीन हाउसेस। इसकी क्या खासियत है, ये हुप हाउसेस की तरह ही होते हैं, सेमी, ऊपर से इनका छत जो है वो आपको सेमी सर्कुलर जो है वो दिखेगा, ठीक है। तो सेमी सर्कुलर या हुप शेप के ये भी दिखते हैं इसके ऊपर के छत जो होते हैं, और इससे भी आसानी से सफिशिएंट उतनी जगह मिलती है, और रिड्यूस करते हैं ये हमारा जो निर्भरता है हमारे यहाँ पे फॉर सपोर्ट पोस्ट। और दे हैव रिड्यूस्ड राउंडेड रूफ, ऊपर का जो छत है राउंडेड है या वर्टिकल साइड वॉल्स होते हैं, ये भी कॉस्ट इफेक्टिव है, कम पैसे में बन जाता है। ए फ्रेम ग्रीन हाउस, ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्रीन हाउसेस ना ए शेप के फ्रेम वाले रहते हैं, ए लेटर वाले, इसीलिए इसका नाम ही है ए फ्रेम ग्रीन हाउसेस। तो रिजेंबलिंग द लेटर ए, जो ए लेटर होता है उसकी तरह ये जो ग्रीन हाउसेस है, इनका एक जो ऊपर का रूफ है, जो छत है, वो ऐसा इस तरह का पिच्ड रूफ होता है, जिससे आसानी से रेन वाटर और स्नो वगैरह आसानी से साइड से निकल जाती है। सूटेबल होते हैं ऐसे जगह के लिए जहां हैवी रेनफॉल वगैरह होती है, जहां भारी बारिश देखने को मिलती है। बेस्ड ऑन कल्चरल सिस्टम और ग्रोइंग सिस्टम,
ठीक है, तो इसमें हाइड्रोपोनिक ग्रीन हाउसेस, एक्वापोनिक ग्रीन हाउसेस, ये सब अलग अलग टाइप के ग्रीन हाउसेस उसमें आते हैं। मतलब ग्रोइंग सिस्टम कैसा है, वहां पानी कितना अवेलेबल है, किस टाइप का सनलाइट, वेदर, ये सबको देखते हुए भी अलग अलग टाइप के ग्रीन हाउसेस बनते हैं। जैसे कि हाइड्रोपोनिक ग्रीन हाउसेस, तो ये ग्रीन हाउसेस स्पेशली डिजाइन होते हैं फॉर हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन। हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन एक ऐसा तरीका है प्लांट्स को लगाने का जहां पर निर्भरता जो मिट्टी पर होती है ना प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए, वो इसमें नहीं होती है। हाइड्रोपोनिक्स में हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, पानी के छींटों का इस्तेमाल होता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, मिट्टी पर डिपेंडेंसी नहीं होती है। तो ये पूरी तरह से ये टेक्निक प्लांट को सॉइल इंडिपेंडेंट बनाती है। ठीक है, तो मिट्टी पे निर्भरता इसमें नहीं रह जाती है। ठीक है, तो जहां पे प्लांट जो है न्यूट्रिएंट रिच वाटर, मैंने कहा ना यहाँ न्यूट्रिएंट्स होंगे लेकिन मिट्टी में ना रह के वाटर में होंगे, विदाउट सॉइल, बिना मिट्टी के ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ऐसे वाटर सर्कुलेशन, न्यूट्रिएंट डिलीवरी और प्लांट सपोर्ट जो है, ये सारे सिस्टम्स इसके अंदर बने रहते हैं। और ऐसे सिस्टम में जब प्लांट ग्रो करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोपोनिक ग्रीन हाउसेस। नेक्स्ट है एक्वापोनिक ग्रीन हाउसेस। एक्वापोनिक ग्रीन हाउसेस जो है हाइड्रोपोनिक्स के साथ कंबाइन होकर फिश फार्मिंग में, और ये एक ऐसे सिस्टम होते हैं जहाँ पे फिश वेस्ट फर्टिलाइजर्स वगैरह जो होते हैं, ऐसे प्लांट्स और प्लांट फिल्टर वाटर जो है, ये सब ज्यादा इस्तेमाल होता है जो कि फिशेस वगैरह के लिए रहते हैं। तो नेक्स्ट है सॉइल बेस्ड ग्रीन हाउसेस। यहाँ पे ये हाइड्रोपोनिक का एकदम ऑपोजिट आपको देखने को मिलेगा। तो सॉइल बेस्ड ग्रीन हाउसेस जो है यहाँ पर प्लांट को मिट्टी में ही लगाएंगे, हाइड्रोपोनिक्स या एक्वापोनिक्स की तरह नहीं होते ये। और यहाँ पर एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाता है जहां पर नॉर्मली जैसा प्लांट मिट्टी में लगाए जाते हैं वहां पे जैसा एनवायरमेंट मिलता है उसी तरह का हुआ एनवायरमेंट यहाँ पर भी मिलेगा। लेकिन यहाँ मैनेजमेंट ज्यादा जरूरत पड़ती है, पेस्ट वगैरह ना लगे, कीड़े मकोड़े ना लगे, प्लांट में आसानी से कोई डिजीज ना डेवलप हो जाए और न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलते रहे, तो इस सब का मैनेजमेंट इसमें जरूरी होता है। नेक्स्ट है वर्टिकल फार्मिंग ग्रीन हाउसेस। तो वर्टिकल फार्मिंग ग्रीन हाउसेस में यहाँ पे क्या होता है, प्लांट्स को लेयर बाय लेयर इसमें लगाया जाता है, स्टैक प्लांट्स इन लेयर टू मैक्सिमाइज द स्पेस। तो लेयर बाय लेयर जब इसमें लगेगा ना तो इसके वजह से क्या होता है, जगह ज्यादा मिलती है। जैसे मैं कहूँ कि एक रूम में नीचे ढेर सारे प्लांट्स को रख दिया जाए तो जगह आपको कम मिलेगी, लेकिन मैं कह दूं ढेर सारे इसमें लेयर बना दे, उसमें अलग अलग प्लांट्स को रखें तो जगह नीचे की बच जाती है। ठीक है, तो हाइड्रोपोनिक या एरोपोनिक्स के जरिए ही इस प्रोसेस को किया जाता है, लेकिन यहाँ पे स्पेस बढ़ाने के लिए या कम जगह में फार्मिंग वगैरह करनी है तो वर्टिकल फार्मिंग ग्रीन हाउसेस का इस्तेमाल होता है। अर्बन लैंड में ये ज्यादातर ये किया जाता है, और एंड प्रोवाइड प्रिसाइज कंट्रोल ओवर ग्रोथ कंडीशन, किस तरह से प्लांट को ग्रो करना है ये सब के लिए सही कंडीशन इसमें मिल जाती है। ठीक है, बेस्ड ऑन पर्पस एंड फंक्शन, काम क्या है उस बेसिस पे भी बहुत सारे ग्रीन हाउसेस हैं। जैसे कि कोल्ड फ्रेम्स, कोल्ड फ्रेम्स ऐसे सिंपल स्ट्रक्चर है जो प्लांट को यहाँ पर बहुत ठंडे वेदर में बचाने के लिए होते हैं। जैसे बहुत ठंडी पड़ती है, कोहरा पड़ता है, कोहरे को आप फ्रॉस्ट कहते हो, तो ठंडे इन्वायरमेंट में जब आपको प्लांट लगाना है एक सेफ इन्वायरमेंट में तो आप कोल्ड फ्रेम्स वाले ग्रीन हाउसेस इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट है वार्म हाउसेस। भाई नाम साफ समझ में आ रहा होगा, अगर एक वाला ठंडी के लिए प्लांट्स को बचाएगा तो वार्म वाले हाउसेस जो ग्रीन हाउस है ये प्लांट को बहुत एक्सट्रीम गर्म वाले सीजन में बचाएंगे। जैसे लू हो गया, गर्म हवा जब चलती है, बहुत इंटेंसिटी लाइट की जब ज्यादा होती है, तो ऐसे में ऐसे ग्रीन हाउसेस काम आते हैं। तो ये मेंटेन करते हैं एक गर्म वार्मर एनवायरमेंट फॉर अर्ली सीजन प्लांटिंग या ट्रॉपिकल प्लांटिंग के लिए। नेक्स्ट है कूल हाउसेस। कूल हाउसेस क्या है, ये डिजाइन किए जाते हैं टू प्रोवाइड शेड। ठीक है, तो कूल हाउसेस ज्यादातर मतलब ठंडे हाउसेस, तो ठंडा कहाँ मिलेगी, जहां छाव होगी, तो ये शेड प्रोवाइड करते हैं और टेम्परेचर कम देंगे ताकि यहाँ पर प्लांट्स जो कि बहुत आसानी से हाई टेम्परेचर पे खराब हो जाते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम कूल हाउसेस में लगाते हैं। तो जो हीट सेंसिटिव प्लांट्स है उनको हम कूल हाउसेस में लगाते हैं। नेक्स्ट है रिसर्च या एक्सपेरिमेंटल ग्रीन हाउसेस। तो ये इक्विप्ड होते हैं विद स्पेशलाइज सिस्टम, इसमें स्पेसिफिक सिस्टम होता है फॉर कंट्रोल्ड साइंटिफिक रिसर्च। इसमें साइंटिफिक रिसर्च जो कंट्रोल्ड साइंटिफिक रिसर्च होती है प्लांट्स वगैरह पे उसके लिए होता है। नेक्स्ट है कमर्शियल ग्रीन हाउसेस। तो यहाँ पर लार्ज स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं डिजाइन फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। तो बड़े लेवल पर जब क्रॉप्स को लगाना है तो उसके लिए हम यहाँ पे कमर्शियल ग्रीन हाउसेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर बढ़ने से पहले आप सभी को बच्चों बता दूं कि डीएनए सेमेस्टर एग्जाम्स की तरफ से
जितने भी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं, किसी भी कोर्स के हो, चाहे बीएससी मैथमेटिक्स है, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर या बीकॉम, इन सारे कोर्सेज के लिए बच्चों फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के कोर्स के अंदर आपको नवोद्भव बैच हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। इस बैच के अंदर हम लोग सारी ऑनलाइन क्लासेस आपको हमारे यहाँ डीएनएस एजुकेयर ऐप पर ये सारी क्लासेस मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ से वन शॉट रिविजन वीडियोस मिलेंगे, जो कि बच्चे बहुत सारे लेक्चर वीडियोस पे कमेंट कर रहे हैं कि मैम वन शॉट वीडियोस कब आएंगे। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही ये 8वां यूनिट वैसे भी चल रहा है, तो जल्दी आपके कह सकते हैं 2-3 दिन के अंदर आपको वन शॉट वीडियोस के अनाउंसमेंट किस तरह से होगी, किस तरह से इसकी प्लानिंग होगी, ये सब आपको जल्दी पता चलेगा। इसके लिए आपको 2 नवंबर को हमारे चैनल पर जुड़ जाना है, सुबह करीब 10:15 बजे 10 बजे। उसमें आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आखिरी मिनट पे, अब जब एग्जाम्स काफी करीब है, तो किस तरह की स्ट्रैटेजीज हम अपनाएं कि आप अपने सेमेस्टर एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो ये सारे फीचर्स जो है हमारे नवोद्भव बैच के, इसका पूरा का ऑफर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1250 है। ये पर कोर्स की है, पर सब्जेक्ट की नहीं है। तो ऐसा है कि जैसे आप बीएससी बायोलॉजी का कोर्स ऑप्ट करते हैं, तो इसमें बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री सारी क्लासेस आपको 1250 के अंदर मिलेगी। इस पे अगर आप DNS20 कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो एक्स्ट्रा 20% ऑफ भी आपको इसमें मिल जाएगा। बाकी और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर बच्चों आप लोग को दिख रहा है ना स्क्रीन पे, इस पे से आप यहाँ पे कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आज ही DNS एजुकेयर ऐप जरूर डाउनलोड करिए बच्चों। जैसे आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं, आपको ना सिर्फ नवोद्भव बैच के साथ एनरोल होने का मौका मिलेगा, बल्कि साथ ही साथ ये जो क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिलते हैं, इस क्लास के फ्री पीडीएफ भी आप यहाँ से फ्री मटेरियल सेक्शन के अंदर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्लांट रिस्पॉन्स की अब बात करते हैं कि प्लांट किस तरह से रिस्पॉन्स दिखाते हैं। तो ग्रीन हाउस एनवायरमेंट, ठीक है, तो ग्रीन हाउस एनवायरमेंट तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई ग्रीन हाउस एनवायरमेंट एक ऐसा एनवायरमेंट है, एक ऐसा वातावरण है जहां पर एक क्लोज सिस्टम के अंदर हम प्लांट्स को ग्रो करा रहे हैं। क्या खास है इस ग्रीन हाउसेस के बारे में? तो ये है कि यहाँ पर एक टेम्परेचर कंट्रोल हो पाता है, यानी कि सन की अगर कुछ हाई रेज आ रही है, हाई इंटेंसिटी की, तो इसमें वही रेज यहाँ पर प्लांट्स कैप्चर करेंगे जो प्लांट के लिए हेल्दी है। कई बार ऐसा होता है कि सनलाइट के वजह से कई बार प्लांट डैमेज हो जाते हैं, हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर की वजह से प्लांट डैमेज हो जाते हैं। तो बहुत ठंडे या बहुत गर्म एनवायरमेंट में प्लांट को बैलेंस्ड टेम्परेचर देना, उनकी ग्रोथ इंश्योर करना, और उसमें पेस्ट वगैरह नहीं लग रहा है, डिजीज वगैरह नहीं लग रहा है, इस सब के लिए प्लांट को एक क्लोज रूम में या एक क्लोज हाउस में ग्रो कराया जाता है। इन्हीं हाउसेस को ग्रीन हाउसेस कहते हैं। क्लियर है? टाइप्स आपने डिफरेंट देख ही लिए अभी तक। अब बात करते हैं कि प्लांट का किस तरह का रिस्पॉन्स होता है जब ये प्लांट ग्रीन हाउसेस में रखे जाते हैं। तो ठीक है, तो ग्रीन हाउस में प्लांट एक्सपीरियंस एक कंट्रोल्ड और मॉडिफाइड एनवायरमेंट एक्सपीरियंस करते हैं कि भाई जब प्लांट एक ग्रीन हाउस के अंदर रह रहा है तो वहां एक टेम्परेचर उसको सही मिलेगा, और दूसरा उसको एक बदला हुआ ऐसा एनवायरमेंट मिलेगा जहां वो और सेफली ग्रो कर सकता है। ठीक है, कंपेयर टू द आउटडोर कंडीशन। तो मतलब वही प्लांट जब एक बाहर खुले एनवायरमेंट में ग्रो कर रहा था, उसके तुलना में जब वो ऐसे एनवायरमेंट में ग्रो करेगा तो वो आसानी से ग्रो कर पाएगा और उसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी। तो दिस अल्टर्ड एनवायरमेंट, ये जो अल्टर्ड एनवायरमेंट है, ये अफेक्ट करता है बहुत सारे एस्पेक्ट्स को ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर हाउ प्लांट रिस्पॉन्ड टू द ग्रीन हाउस एनवायरमेंट। अब हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से प्लांट्स का रिस्पॉन्स देखने को मिलता है इस ग्रीन हाउस एनवायरमेंट के अंदर। ठीक है, तो जैसे लाइट के खिलाफ देख लेते हैं कि लाइट जैसे सोर्सेस में ग्रीन हाउस में प्लांट्स किस तरह से रिस्पॉन्स दिखाते हैं। तो ग्रीन हाउस के अंदर एक तो पहली चीज है कि वही लाइट एंट्री लेती है जो जरूरी है प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए, उससे ज्यादा लाइट नहीं मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ साथ कई बार सप्लीमेंटल लाइटिंग भी मिलती है डे नाइट आवर्स को बढ़ाने के लिए। जैसे प्लांट्स जो है ना, वो सनलाइट के रिस्पॉन्स में पॉजिटिव ग्रोथ दिखाते हैं और फोटोसिंथेसिस अच्छा कर पाते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी हो पाती है, उनमें सनलाइट की वजह से प्लांट्स में फ्लावरिंग जल्दी होती है, ये सब कुछ डिसाइड होता है। हालांकि अगर बहुत ज्यादा यानी एक्सेसिव लाइट अगर मिल जाए तो इससे हीट स्ट्रेस या फोटो इनहिबिशन यानी फोटोसिंथेसिस रुकता भी है। तो लेकिन भाई जब हम ग्रीन हाउस में प्लांट को रख रहे हैं तो रख ही इसी रहे हैं ताकि उतनी लाइट एनर्जी बैलेंस होकर प्लांट्स पे पहुंचे जो उनके लिए जरूरी है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। अब ग्रीन हाउसेस जो है ये एक ऐसा टेम्परेचर मेंटेन करते हैं जिसमें प्लांट्स डैमेज नहीं होते हैं। तो वही कह रहा है कि एक ऐसा टेम्परेचर देता है जो प्लांट्स के लिए जरूरी है थ्रू आउट द ईयर।
पूरे साल भर। इससे ग्रोथ जल्दी होती है प्लांट्स में, इससे ग्रोइंग सीजन जो है वो आगे और बढ़ाया जा सकता है। प्लांट जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं बाय एडजस्टिंग देयर मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो जो भी उनमें केमिकल रिएक्शन वगैरह चलता है उसको ये बैलेंस करते हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो ट्रांसपिरेशन हो। टेम्परेचर अगर इधर उधर बदलता है, घटता बढ़ता है, तो ये भी क्या करता है, ग्रोथ और फ्लावरिंग को के ऊपर असर डालता है। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी यानी कि जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है, वो जो इन्वायरमेंट में रहती है। ग्रीन हाउसेस जो है इनका पूरा कंट्रोल होता है कितनी ह्यूमिडिटी का लेवल एक ग्रीन हाउस के अंदर रहना चाहिए, जिससे प्लांट पर कोई नेगेटिव असर ना पड़े। तो प्लांट ह्यूमिडिटी जो है ये ट्रांसपिरेशन को बढ़ावा देते हैं, न्यूट्रिएंट्स किस तरह से प्लांट्स लेंगे उसको आगे बढ़ाते हैं, और प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ भी आगे बढ़ाते हैं। ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा हो तो वाटर लॉस जो है वो कम होता है, ट्रांसपिरेशन कम होता है, लेकिन इसके वजह से कई बार डिजीजेस भी ज्यादा हो जाती है अगर ह्यूमिडिटी जरूरत से ज्यादा होगी तो। जैसे कि अगर मैं कहूँ आपके फेस पे ही जरूरत से ज्यादा पसीना हो, बार बार ऑयल वगैरह रहे, या तो कह लो बार बार आपके हाथ पे या बॉडी पर बहुत ज्यादा पसीना हो, तो इससे क्या होगा, एक समय तक तो हम कहते हैं भाई जब स्वेटिंग होती है तो हमारा टेम्परेचर बैलेंस होता है बॉडी का, लेकिन अगर मैं कहती हूँ ये हमेशा के लिए रहे तो इससे आपकी बॉडी पे फंगस वगैरह लगने लगेगा, क्योंकि उमस, नमी, ये सब फंगल ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ को बढ़ावा देती है। उसी सेम तरीके से अगर ह्यूमिडिटी जरूरत से ज्यादा होगी तो इससे भी प्लांट बॉडी जो है वो अफेक्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, CO2। भाई CO2 जो है वो यहाँ पर प्लांट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी तरीके से उसी CO2 का इस्तेमाल करके प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो जरूरत से ज्यादा अगर CO2 लेवल है तो कार्बन फिक्सेशन के जगह यहाँ पर कई बार प्लांट की ग्रोथ वगैरह भी या फोटोसिंथेसिस रुकती है। तो इसीलिए सही लेवल का कार्बन फिक्सेशन, जिससे उत्पादन या यील्ड बढ़े, और प्लांट जो है रिस्पॉन्स करता है बाय अल्टरिंग देयर स्टोमेटल बिहेवियर। अब स्टोमेटा जब खुला रहेगा, स्टोमेटल बिहेवियर यानी स्टोमेटा जब ओपन रहेगा तो CO2 एंटर करेगा प्लांट में, और यही स्टोमेटा जब बंद रहेगा तो CO2 जो है वो एंट्री एग्जिट नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो यही CO2 किस तरह से एंट्री एग्जिट लेगा वो स्टोमेटा पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। जो ग्रीन हाउसेस है इनमें एक सटीक न्यूट्रिएंट्स इतना होता है जिससे ये इरिगेशन सिस्टम वगैरह पे अच्छा काम हो पाता है, यानी जो पानी की सिंचाई वगैरह वो अच्छे से हो पाती है। इससे होता है कि प्लांट को वो लगभग वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं जो कि उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। प्लांट रिस्पॉन्स करते हैं बाय डेवलपिंग विग्रस रूट सिस्टम। रूट सिस्टम किस तरह का है, जैसे न्यूट्रिएंट्स अपटेक वगैरह बढ़ पाए। नेक्स्ट है पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट जो मिलता है उनको ग्रीन हाउसेस में, इससे इनको ये कम होता है कि किस तरह से ये पेस्ट वगैरह इनमें लगेगा या नहीं लगेगा। तो भाई ग्रीन हाउसेस के अंदर रहेंगे तो पेस्ट तो लगेगा नहीं, कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। डिजीजेस जो है वो खुले मैदान की तुलना में ग्रीन हाउसेस के अंदर कम लगेंगे। तो इस तरह से प्लांट जो है वो रिस्पॉन्स दिखाते हैं। वाटर मैनेजमेंट अच्छा हो पाता है। ग्रीन हाउसेस जो है कितना पानी सफिशिएंट अमाउंट का प्लांट को मिलना चाहिए उसकी भी श्योरिटी रखते हैं, या तो ये ड्रिप इरिगेशन रखते हैं उसके अंदर, या तो हाइड्रोपोनिक जैसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इससे कम अमाउंट का पानी ज्यादा से ज्यादा प्लांट में एब्जॉर्ब हो पाता है। ठीक है, तो इससे कंसिस्टेंटली लगातार पानी का अपटेक बना रहता है प्लांट में, और इससे वाटर स्ट्रेस या सूखापन, ड्रॉट जिसे कहते हैं, वैसी कंडीशन नहीं बन पाती है। नेक्स्ट है ग्रोथ रेगुलेशन। तो ग्रोथ रेगुलेशन के लिए हमें हार्मोन्स वगैरह की जरूरत पड़ती है, साथ ही साथ यहाँ पर ग्रोथ रेगुलेशन के लिए टेम्परेचर, सनलाइट और ह्यूमिडिटी कंट्रोल जरूरी है। तो ये सारे फैक्टर्स जो भी हमने ऊपर देखा उसका कंट्रोल जरूरी है, और वो चीज एक ग्रीन हाउस के अंदर प्रॉपर तरीके से हो पाती है। नेक्स्ट है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग। मैंने बताया ही प्लांट में कब फूल होगा, कब उसमें फ्रूट्स होंगे, ये सब डिसाइड होता है कि प्लांट को कितनी सनलाइट मिल रही है। तो मैनिपुलेटेड एनवायरनमेंट, अगर चेंज एनवायरनमेंट है ग्रीन हाउस में तो इससे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पर असर पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें तो अगर हम लाइट को बदलते हैं या टेम्परेचर बदलते हैं तो इससे या तो जल्दी फ्लावरिंग हो सकती है या तो लेट में फ्लावरिंग हो सकती है। प्लांट रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, बाय एडजस्टिंग देयर रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट। किस तरह से कब स्टिग्मा सेल ओवरी डेवलप करेगा, मैच्योर होगा, कब एंथर मैच्योर होकर पॉलन ग्रेन रिलीज करेगा, ये सब यहाँ से पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी यानी प्लांट का बाहरी ढांचा। क्लियर है ना? हाँ, तो यहाँ पर आप देखोगे तो कंट्रोल एनवायरनमेंट जो है इससे क्या होते हैं, इससे चेंजेस आते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी में। भाई आप इतना जानते रहिए, जब बदलेगा एनवायरनमेंट
आसपास का। अब पता चल रहा है ओपन फील्ड में है तो प्लांट का बाहरी ढांचा अलग रहेगा, लेकिन वही अगर एक ग्रीन हाउस के अंदर वही प्लांट ग्रो करेगा तो उसका ढांचा थोड़ा बहुत, मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल कैरेक्टर थोड़ा बहुत बदलेगा। जैसे कि ग्रोथ बदलेगी, ब्रांचिंग अलग तरीके से होगी, लीफ की साइज में भी अगर सनलाइट ओपन में ज्यादा मिल रही थी तो लीफ साइज अगर छोटी हो रही थी तो ग्रीन हाउस के अंदर वही प्लांट लगेगा तो उसकी लीफ साइज बड़ी मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे तो मॉर्फोलॉजी में भी बदलाव आता है। तो ग्रीन हाउस इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं अगर एक ओवरऑल अभी तक सारे फैक्टर्स को देखें तो एक टेम्परेचर सही प्रोवाइड करता है, पेस्ट कंट्रोल कराता है, सनलाइट को कितना आना है उसको इंश्योर करता है, न्यूट्रिएंट्स कितना मिलना चाहिए, पानी कितना मिलना चाहिए, ये सारी चीजों का कंट्रोल, लाइट हो, टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी हो, CO2 लेवल हो, न्यूट्रिएंट हो, ये सब का कंट्रोल एक ग्रीन हाउस के अंदर आपको देखने को मिल जाता है बेटा। तो यहाँ पर इसके अलावा आप देख सकते हो बहुत सारे गार्डन्स जो कि अलग अलग जगह लोकेटेड है, उसके भी आपको यहाँ पर एक स्लाइड यहाँ पर मिल जाएगी। तो हमें ये चीज पूरी तरह से क्लियर हो गई बच्चों की ग्रीन हाउस कल्टिवेशन जो है, ग्रीन हाउस के अंदर जब हम प्लांट्स को लगाते हैं तो इससे प्लांट का रिस्पॉन्स अच्छा होता है, प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है और ओवरऑल प्लांट की हेल्थ अच्छी बनती है। अगर इफेक्टिव मैनेजमेंट लेकिन करना बहुत जरूरी है, सही तरीके से मैनेज करना चाहिए इसको, ताकि जो भी चैलेंजेस इसमें भी जो आए उसको ओवरकम किया जा सके और प्लांट ज्यादा से ज्यादा अच्छी ग्रोथ, अच्छा फ्लावरिंग, अच्छा फ्रूटिंग जो है इसके अंदर दिखा पाए। ठीक है, तो ये था बच्चों अबाउट ग्रीन हाउसेस। इसके अलावा बच्चों आपने एक टर्म देखा होगा कंजर्वेटरीज। तो कंजर्वेटरीज जो होते हैं वो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं खूबसूरत से बिल्डिंग्स कह लो या मॉन्यूमेंट्स कह लो, जो कि जिसके अंदर अगेन प्लांट्स को, डेकोरेटिव प्लांट्स को रखा जाता था और बहुत खूबसूरत खूबसूरत कंजर्वेटरीज आपको अलग अलग जगह पे मिल जाती है। तो इसके कुछ आपको इमेजेस जो है वो यहाँ पर दिखा दे रही। ठीक है, तो बॉटनिकल कंजर्वेटरीज हम देखते हैं जहाँ पे हम प्लांट्स को कंजर्व करके रखते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे तो बहुत सारे कंजर्वेटरीज हैं, इसको आप विजिट कर सकते हो, इसमें जाके आप प्लांट्स को देख सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो ये जैसे कंजर्वेटरी है तो यहाँ पर देखो ज्यादातर एल्यूमिनियम या आयरन की शील्ड होती है, ऊपर रूफ वगैरह होता है, ग्लासेस के भी कई बार ये कंजर्वेटरीज बने होते हैं और इसके अंदर आपको ढेर सारे फ्लावर्स, ढेर सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, ये सब आपको इसके अंदर दिख जाते हैं। तो इसको बोलते हैं कंजर्वेटरीज, जहां पर प्लांट्स को स्टोर करके रखा जाता है एक बड़े खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स के अंदर। तो इनको कंजर्वेटरीज बोलते हैं। ये कई बार ग्लास के होते हैं कंजर्वेटरीज। ग्लास के कंजर्वेटरीज क्या एडवांटेज दिखाते हैं कि इसमें प्रॉपर सनलाइट एंट्री लेती है, टेम्परेचर बैलेंस होता है और प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि एल्यूमिनियम शीट्स वगैरह के भी रहते हैं, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव तो होते हैं लेकिन टेम्परेचर उतना अच्छा बैलेंस अंदर नहीं हो पाता है। तो ये सारे कंजर्वेटरीज, इनको हम कंजर्वेटरीज कहते हैं। देखिए इनका रूफ हमेशा इस तरह का रहेगा जिससे प्रॉपर सनलाइट जो है वो अंदर पड़ती रहती है। ठीक है, कई बार अंदर से भी आर्टिफिशियल लाइट वगैरह भी दी जाती है फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, ये सबको बढ़ाने के लिए, तो इनको कंजर्वेटरीज कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये रहा हमारा पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप आज की ये जो पूरी क्लास थी ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी बेटा। ठीक है, तो वापस आप लोग को यहाँ पर कहूंगी कि जो भी बच्चे यहाँ पर ये क्लासेस देख रहे हैं और यहाँ पर उसमें आप लोग को मैं बता दूं कि DNS सेमेस्टर एग्जाम्स की तरफ से यहाँ पे नवोदय बैच स्टार्ट किया गया है बच्चों। इस बैच के अंदर अगर आप जुड़ते हैं तो आपके अपकमिंग सेमेस्टर एग्जाम जो कि काफी करीब है उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द हमारे इस कोर्स के साथ जरूर जुड़ सकते हैं बच्चों। इस पूरे नवोदय बैच के अंदर आपको सारी क्लासेस जो कि हमारे DNS एजुकेयर ऐप पर चलती है वो मिलेगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो भी नोट्स हैं वो मिल जाएंगे, साथ ही आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, वन शॉट रिवीजन और साथ ही साथ यहाँ पर लास्ट मोमेंट पे वन शॉट रिवीजन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इस पूरे कोर्स का ऑफर प्राइस सिर्फ 1250 है। तो आज ही हमारे इस कोर्स के साथ में बच्चों जुड़िए। DNS20 कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो एक्स्ट्रा 20% ऑफ आपको 1250 के ऑफ इस ऑफर प्राइस पे मिल जाएगा। बल्कि साथ ही साथ बच्चों DNS एजुकेयर आप डाउनलोड करना मत भूलिएगा, ना सिर्फ हमारे नवोदय बैच के साथ जुड़ने के लिए बल्कि आज की इस क्लास का फ्री PDF भी डाउनलोड करने के लिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जल्दी हम लोग की मुलाकात होने वाली है लाइव क्लासेस में, जहां पर हम लोग वन शॉट रिवीजन वीडियोस लेकर आ रहे हैं, चाहे वो BSc फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हो चाहे वो BSc थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हो। अब बच्चों आप लोग को अपनी तैयारी जमकर करनी है क्योंकि अब एग्जाम्स काफी करीब है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स एंड थैंक यू।